यूट्यूब चैनल TS फाइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैंने पिछली 2 वीडियो में अपनी जिसमें मैंने एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात की थी आपसे, आज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द वीडियो। अब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है हमारे पास, और उसकी जो आंतरिक संरचना के बारे में हमें सिर्फ अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिले हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस। क्योंकि पृथ्वी के अंदर तक जाना इट्स काफी डिफिकल्ट है। एज यू नो वेरी वेल दैट ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है, इसकी जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर है। और आपको पता होगा कि 32 मीटर तक जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर तक हम जा नहीं सकते। ओके, तो इसलिए हमने जो हमें एविडेंस मिले, अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिले, उसी के आधार पर ही हमने पृथ्वी के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसकी संरचना के बारे में क्या किया, जाना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी 6378 किलोमीटर है, लगभग वो हो जाती है आपकी 6400 किलोमीटर। आपकी जो रेडियस है आपकी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हमने इसकी रेडियस को कितना मान लिया, 6400। ओके, तो रेडियस क्या होती है आप पता ही होगा आपको, जो सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच की लाइन को जो कनेक्ट करती है इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। ओके, तो ये कितनी है, लगभग आपके 6400 किलोमीटर। ओके, अभी तक जो हम पृथ्वी की जितनी गहराई तक गए हैं वो है 12 किलोमीटर तक। मींस अभी तक हमने पृथ्वी की मैक्सिमम जो खुदाई की है वो कितनी की है, 12 किलोमीटर। और ये खुदाई हुई आपकी कहां, आर्कटिक महासागर में, जो कि आपके रूस रसिया जो है उसने इसकी क्या की, खुदाई की। ठीक है, तो इसके जो स्रोत हैं वो काफी अलग अलग हैं। तो उन स्रोत के बारे में पढ़ेंगे हम कि कैसे उन स्रोतों के आधार पर हम पृथ्वी की संरचना के बारे में हमने समझा है, जाना है। ओके, तो जो स्रोत है हमारे पास 3 प्रकार के स्रोत जो मिलते हैं वो है, पहला अप्राकृतिक स्रोत जैसे घनत्व, दाब, ताप। ठीक है, ये आपको मिलते हैं। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर, मींस जो ओरिजिन ऑफ अर्थ या बर्थ ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें स्पेशली हमने पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी, जो कि आपकी जॉर्ज लैमेंटर ने दी थी। ओके, दूसरा है प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी हो गए आपके, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंगें। इनके आधार पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं घनत्व। जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए घनत्व समझ लेते हैं हम, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। फॉर्मूला वैसे घनत्व का आपका मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब लिया जिसकी मैंने लेंथ रखी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसकी हाइट, लेंथ, वेट क्यूब जो होता है, इसमें जितना उसका वेट होगा, मींस इसका जो मास होगा, उसको इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो हमें मिल जाती है डेंसिटी। क्या मिल जाती है, डेंसिटी। मास द्रव्यमान बटे आयतन इक्वल टू घनत्व। ठीक है, तो मींस जो हमारी अर्थ है उसके जो घनत्व है वो कितना है, औसत घनत्व है आपका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट है, ये। लेकिन ये जो घनत्व है वो चेंज होता रहता है आपके अकॉर्डिंग टू उसकी गहराई के अनुसार पर, उसकी जो विभाजन है उसके आधार पर। जैसे हम पढ़ेंगे कौन कौन सा विभाजन हमने किया है, एक तो सियाल रासायनिक संगठन के आधार पर, सियाल, सीमा और निवेद, और दूसरा भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूपर्वती, मेंटल, क्रोड। आप देख सकते हैं भूपर्वती में इसका जो आयतन है वो वेरिएशन
जो डेंसिटी है वो क्या करती रहती है, वेरिएशन होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। कहीं पर डेंसिटी 2.5 ग्राम है आपकी, कहीं पर 4.7 ग्राम है, ठीक है। और मेंटल में तो इसकी डेंसिटी अलग ही होती है, वो लगभग 5 से 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है इसकी, ओके। क्रोड में अलग रहती है इसकी डेंसिटी। यहाँ क्रोड की जो बेसिक औसत डेंसिटी है वो आपकी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमने क्या लगाया कि जो पृथ्वी है उसका घन गहराई के साथ क्या है, बढ़ता जाता है। तो उससे पता कि जब घनत्व बढ़ता है तो जब हम किसी भी चीज पर डेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी तो वो जो भी वॉल्यूम है आपका मैटर है वो कैसा होता जाता है, ठोस। तो हमने जाना कि जो दाब है, दाब बढ़ाने पर डेंसिटी आपकी बढ़ती है। आपने पढ़ा हो क्या बढ़ती है, डेंसिटी आपका। जब हम प्रेशर को लगाएंगे किसी भी सब्सटेंस पे तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा उसका। अब ये जो डेंसिटी है वो एक अमाउंट तक बढ़ती है आपकी, एक पर्टिकुलर आपकी क्या लिमिट तक वो इंक्रीज होती है, जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी होती है। किसी की भी एक प्रत्यावस्था होती है जिसमें वो उतना ही क्या हो पाएगा, दाब को सहन कर पाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे अगर आपने देखा होगा सेब, आप अगर एक एप्पल लें तो अगर उस पर दाब लगाए तो एक टाइम तक तो प्रेस होगा, और ज्यादा उस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, क्रश हो जाता है। तो ऐसी डेंसिटी पर क्या है आपका, एक टाइम पर उसकी जो दाब लगाने पर डेंसिटी बढ़ती है। तो इस आधार पर भी हमने जाना कि धीरे धीरे जो, क्योंकि अर्थ के अंदर तक जाते हैं तो उसका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण ही आपके जो कोर है, वैज्ञानिकों ने माना कि उसमें क्या है, कहीं पे वो सॉलिड है, कहीं पे वो लिक्विड है, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने आपको बताया हर एक 32 मीटर पर वो लगभग आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ऐसे ही आपके 1000 मीटर पर उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए उसका 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब आपने 1000 मीटर पे उसका टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमने तो उसकी खुदाई की है 12 किलोमीटर तक, तो यहाँ पे तो होना चाहिए 3000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा एक जो परमानेंट नहीं था ये सॉल्यूशन, इसलिए हमने इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया, आप प्राकृतिक स्रोत में तापमान को भी, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का जो क्रूड है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। लगभग आपका जो आउटर कोर है उसका टेम्परेचर है आपका 2700 डिग्री सेल्सियस, ओके। कितना टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस, 2700 डिग्री, लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसको भी हमने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, बस इसके बारे में हमने समझ लिया और जान लिया। अब देखिए, अब अप्राकृतिक स्रोत में हमने जाना ज्वालामुखी, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंग। ज्वालामुखी से हमें क्या मिला, देखिए ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे। तो ज्वालामुखी में मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी क्या होता है, जब किसी अर्थ क्रस्ट पर, अब इसमें आपका क्या है, मोल्टन मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर है, तो जब उसको कमजोर फॉल्ट मिलता है, क्या मिलता है, फॉल्ट, जिसको हम कहते हैं किनारा, क्या मिल जाता है, एक फॉल्ट क्रैक मिलता है जिसको। तो ये लावा क्या होता है, प्रेशर के साथ क्या होता है, बाहर निकल आता है पृथ्वी की। और तो इससे हमने अंदाजा लगाया कि जो पृथ्वी है उसकी जो कोर है पृथ्वी के अंदर क्या है, मोल्टन लिक्विड स्टेट में है। पृथ्वी अंदर कैसे है, मोल्टन स्टेट में आपके, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। तो इसके साथ बहुत सारी चीजें निकलती हैं, बहुत सारी गैसेस, धूल, मिट्टी, राख, धुआं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं।
ठीक है। तो ये हमने जाना कि भूकंप पे जो आपके ज्वालामुखी होते हैं उससे हमने एक क्या किया, अंदाजा लगाया वैज्ञानिकों ने कि जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है आपकी, अंदर से लिक्विड शेप में है, लिक्विड में है, इस तरल उसमें है। ओके, फिर आपका आता है आपका इसके बाद आपका उल्का पिंड। तो देखिए उल्का पिंड एज यू नो वेरी वेल दैट उल्का पिंड जो हमारे अर्थ पर तो है नहीं है, तो जब निर्माण हुआ ब्रह्मांड का या सोलर सिस्टम का आपका, तो उस समय आपका जो उल्का पिंड की संरचना और पृथ्वी की संरचना का एक जैसी है। लेकिन आपको मैंने जब अभी जब बायो स्ट्रक्चर और वायुमंडल पढ़ाया था, एटमॉस्फेयर का संगठन और उसकी संरचना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो आयनोस्फीयर होता है, उल्का पिंड आते हैं और आयनोस्फीयर में आती है उनमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है फ्रिक्शन के कारण, और वो वहीं ज्यादातर जलकर खत्म हो जाते हैं, हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। तो उनका जो आउटर सरफेस है वो तो जल जाता है, लेकिन उनका इंटरनल बच जाता है। कई बार वो पृथ्वी के सरफेस पर आ जाता है। आपको जो लोनार झील है किसमें, आपको महाराष्ट्र में, तो वो क्रेटर झील का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे आपका लावा निकला उस तरीके से, और एक जगह पे आपका उल्का पिंड भी गिरा, ठीक है। और लोनार झील नल सरोवर को अभी वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया रामसर साइट का। ओके, तो उससे की संरचना, तो उसके आधार पर हमने जाना कि पृथ्वी के अंदर क्या है, किस संगठन से वो बनी हुई है, कैसे वो उसका निर्माण हुआ है। तो मैंने आपको बताया उल्का पिंड और पृथ्वी का जो सबसे उत्पत्ति का सबसे अच्छा जो हमने सिद्धांत माना है, थ्योरी मानी है, वो है बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमेंटर ने दी थी। ओके, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, या महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है। भूकंपीय तरंगें, तो भूकंप मीन्स सडन कंबशन वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस का अचानक से क्या हो जाए वाइब्रेशन होता है, वो मैंने आपको बताया था भूकंप क्यों होते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी की क्रस्ट है, मेंटल है, ये बहुत सारे किससे मिलकर बनी हुई, प्लेट से मिलकर बनी हुई, किससे मिलकर बनी हुई, प्लेट से, ठीक है। तो ये जो प्लेट से मिलकर बनी हुई है इस तरीके की, ठीक है, इनमें कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, ये एक दूसरे पे क्या होती है आपकी टकरा जाती है, तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है अर्थ पर, और क्या आता है आपका भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। ओके, और इसका अर्थक्वेक आने का आपका उल्का पिंड भी है, आपका वो भी है, क्या कहते हैं उससे, ज्वालामुखी भी है, आपके वॉल्केनोज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब भूकंप आते हैं, भूकंप आता है तो उसमें 3 प्रकार की तरंगें आती हैं, पी एस एल। कौन सी 3 तरंगें आती हैं, पी एस एल, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, लास्ट वाली, ठीक है, एल। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर हमने जाना जो पी होती हैं, पी वाले जो वेव्स हैं, पी वेव्स हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं। ये आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल लेती है, मींस तीनों में ये क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। और इनकी सबसे ज्यादा जो गति होती है वो किसमें होती है, आपकी सॉलिड में होती है, ठीक है। और जो आपकी सेकेंडरी एस वेव्स होती हैं, ये ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये सिर्फ सॉलिड में ही क्या कर सकती है, चल सकती है। तो देखिए इनमें भी वेरिएशन आ रहा है, ये जो पी वेव्स हैं आपकी वो सभी में चल सकती हैं, ये ओनली सॉलिड में। तो इससे अंदाजा लगा कि आपको जो पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं पर आपका सॉलिड और कहीं पर क्या है आपका लिक्विड फेस में है। ओके, और जो एल तरंगें हैं वो बहुत लास्ट वाली तरंगें हैं, बहुत कम पहुंचती हैं आपकी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं रासायनिक संगठन, जो कि आपको अर्थ का रासायनिक संगठन जो कि एडवर्ड स्विस ने दिया था। तो रासायनिक संगठन के आधार पर हमने पृथ्वी को 3 उसमें डिवाइड किया है।
इसमें बांटा 3 टाइप से हमने उसको अर्थ को डिवाइड किया है। देखिए जो पहला हमने उसको बांटा इसको कहते हैं सियाल, दूसरा हमने जो बांटा उसको कहते हैं सीमा, और तीसरा है नेफे। देखिए तीनों को समझते हम। जो आपका सियाल है जो कि मोस्टली आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। सियाल मतलब एस से सिलिकॉन, ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ है आपका? जो सियाल है वो हमारा सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जो सियाल है आपका वो पृथ्वी के लगभग 50 से 300 किलोमीटर की उस तक पाया जाता है। 50 किलोमीटर से लगभग 300 किलोमीटर तक ये आपका क्या होता है, पाया जाता है आपके, ओके। और इसका जो औसत घनत्व है वो कितना है? 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका जो औसत घनत्व कितना है? 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो सियाल में क्या आता है आपका? सिलिका और एल्युमिनियम। इसमें क्या आता है आपका? ये किससे मिलकर बना हुआ है? सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। सिलिका और एल्युमिनियम से फिर आपका आता है सीमा। और तो ये जो आपकी सीमा है वो आपका 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसका औसत घनत्व जो है वो 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है, ठीक है। सीमा मतलब आपका इसमें जो पाए जाते हैं, एक तो सिलिका हो गया आपका एस से, और दूसरा है आपका मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम, ओके। तो ये पाया जाता है आपका इसमें सीमा। तीसरा जो है आपका वो है नीफे। नीफे लास्ट वन है जिसका घनत्व 11 एवरेज जो घनत्व है इसका नीफे का वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो वेट मास होगा वो कितना होगा? 11 ग्राम होगा। और नीफे मतलब होता है आपका निकेल और आयरन। देखिए हमारी पृथ्वी में ये कोर में ये दोनों मेटल पाए जाते हैं, निकेल और आयरन। तो इसी कारण लोहा और निकेल आपका सबसे ज्यादा है। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है ये बहुत बड़ी चुंबक के जैसे क्या करती है? बिहेव करती है। क्या करती है? बिहेव करती है आपकी, ठीक है, इस व्यवहार करती है, ओके। तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का कोर में ही है, ठीक है। तो ये था हमारा रासायनिक संगठन एडवर्ड्स ने दिया था, सियाल, सीमा, नेफे। इसके आधार पर इनका क्या था? हमने विभाजन किया है, ठीक है। अब समझते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर वर्गीकरण। तो भूकंपीय तरंग हमने जानी कि 3 तरंगें होती हैं, पी, एस, एल। पी आपके तीनों उसमें चल सकती है स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में। ये सिर्फ सॉलिड में चलती है। तो इसके आधार पर हमने जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा। भूपटपटी, क्रस्ट, इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल, क्रूड, कोर, क्या कहते हैं इसको? कोर, ठीक है। या आंतरिक भाग भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो पहले इन तीनों को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भूपटपटी है उसमें मुख्य रूप से कौन से तत्व आपके पाए जाते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो हमारी पृथ्वी है उसमें सबसे पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो आप इससे ऐसे याद कर सकते हो, लोहा, आसमानी। किससे याद कर सकते हो? लोहा, आसमानी। तो सबसे पहले इसमें जो पाया जाता है वो तत्व है आपका लोहा। तो लोहा आपका लगभग 35% पाया जाता है हमारी। ये पूरी पृथ्वी की बात चल रही है। ये पूरे में जो आपको बता रहा हूं ये किसकी बात आ रहा हूं मैं? आपका
पृथ्वी का, ये पृथ्वी का संगठन है, ठीक है। ये भूपरपटी का जो मैंने यहां लिखा हुआ है ये इतना, ये भूपरपटी का संगठन है, ठीक है। तो ये पृथ्वी का, तो पहले है आपका पृथ्वी के संगठन में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, फिर आ से ऑक्सीजन, ठीक है, फिर सा से आपका सिलिका सॉरी, ये लगभग आपके 30% है। सा से सिलिका ये लगभग 15% है आपका। मां से आपका आता है मैग्नीशियम, ये 13.7 इतना लगभग इतने प्रतिशत है। इस नीचे आता है निकेल जो कि 2.7% के आसपास है। तो ये इस प्रकार से आपका पृथ्वी का संगठन पाया जाता है, जिसमें पृथ्वी के संगठन में भी प्रमुख ये तत्व है, बाकी के और भी तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी में। तो सबसे ज्यादा जो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं वो लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम और निकेल, ठीक है। ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि पृथ्वी में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, लोहा कितने प्रतिशत पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है या पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो ये था पृथ्वी का संगठन। इसके बाद डिस्कस करते हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया है भूकंपीय तरंगों के आधार पर। इसके 3 भाग हैं। तो ये जो पहला है इसको कहते हैं भूपरपटी या क्रस्ट। दूसरा ये जो वाला भाग है इसको हमने क्या दिया गया भूपरपटी, और ये जो वाला भाग है इसको हमने क्या दिया, इसको क्या नाम दिया हमने, मेंटल। और जो लास्ट वन बचता है ये, इसको हमने क्या दिया, क्रोड, ठीक है। ये तो इस तरीके से हमने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूपरपटी, मेंटल, क्रोड, ओके। अब पहले बात भूपरपटी की जो एवरेज मोटाई है, एवरेज अगर मैं इसकी मोटाई की बात करूं तो 35 किलोमीटर तक है लगभग। ये जो पाई जाती है आपकी कितनी पाई जाती है आपकी 200 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक हमने इसको माना है। कहीं पर देखिए जो समुद्र है यहाँ पर इसकी जो मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है, और जो आपकी माउंटेन्स वगैरह है वहां पर मोटाई इसकी 100 किलोमीटर देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो औसत मोटाई है वो 35 किलोमीटर है, ओके। और सबसे पतली प्लेटें जो पाई जाती है आपकी, कम से कम मोटाई जो आपको मिलती है वो ओशियन महासागरों में मिलती है आपकी, ओके। अब बात करते हैं भूपरपटी में पाए जाने वाले तत्वों की। हम किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वी की नहीं की, पृथ्वी की अभी मैंने आपको बताया। अब मैं बात कर रहा हूं भूपरपटी की, क्रस्ट में कौन से तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। तो पहले नंबर पर ऑक्सीजन जो कि 40.6%, ओके, ऑक्सीजन। फिर है आपका सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले तत्व कौन से, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं पृथ्वी की भूपरपटी में। तो जिस भाग पर हम रहते हैं, जिस पर पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी भाग को हम कहते हैं भूपरपटी। आप देख रहे हैं ये अर्थ है। तो इसका जो ऊपरी सरफेस है, अंदर नहीं इसका जो ऊपरी सरफेस है, इसी को हमने क्या कहा, भूपरपटी का। फिर इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हमने क्या कहा, मेंटल। फिर इसी के अंदर एक और लेयर को हमने विभाजित किया जिसको हमने बोला क्रोड, ओके। अब बात करता हूं मेंटल। तो मेंटल की जो औसत मोटाई है वो 2900 किलोमीटर तक है, और इसका
जो मेंटल है ये पृथ्वी के पूरे आयतन का लगभग कितना 83% है। कितना है? 83%। और इसमें पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना पाया जाता है? 65% पाया जाता है। कितने? 65%। ओके, तो इसमें कितना पाया जाता है आपका? 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है। एक तो आप मोटाई याद कर लीजिए, दूसरा आयतन, और तीसरा द्रव्यमान, और चौथा असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो देखिए अब आप देख रहे हो ये भूपटपटी है, ये मेंटल है, तो इनको एक अलग करने वाली क्या है? एक सीमा है। ये एक परत पाई जाती है, एक डिसकंटिन्यूटी है, इनको अलग किया जाता है। इस डिसकंटिन्यूटी को ही हम कहते हैं क्या? इसका नाम है मोह असंबद्धता। डिसकंटिन्यूटी को ही हम क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके भूपटपटी और मेंटल के बीच कौन सी संबद्धता पाई जाती है? तो वो है मोह असंबद्धता। ओके, अब आता है आपका क्रोड। तो सबसे घनत्व वाला और सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला भाग आपका यही है। देखिए, तो इसमें आपका यहाँ तो भूपटपटी में सियाल और सीमक मीन्स आपका सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है। आपका क्रोड में निकेल, आयरन और निकेल पाया जाता है। और इसकी जो मोटाई है, हमने जो मानी है, वही 1100 किलोमीटर है। ओके, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि इस जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6378 किलोमीटर है, और औसत उसकी जो अप्रोक्सीमेटली हमने माना है 6400 किलोमीटर। तो एक उसको हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर कोर और इनर कोर में। तो मैंने एक एवरेज जो लिया है, आपको वो एवरेज यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसका जो टेम्परेचर पाया जाता है अपर कोर का, वो 2700 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। जैसे ही आपके इन बार भूपटपटी और मेंटल में क्या पाया जाता है? आपकी असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी होती है। ऐसे ही आपकी क्रोड और मेंटल के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है। किसके बीच में? क्रोड और मेंटल के बीच में। उस असंबद्धता को हम कहते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता। क्या कहते हैं? गुटनबर्ग असंबद्धता। तो ये था होल एनालिसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो मेरे YouTube चैनल DS फाइंड को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अपने दोस्त, फ्रेंड्स सभी को शेयर करिए। थैंक यू।